चलो सामने ध्यान दो इधर। चलो, संसद की जो समितियां होती है, वित्तीय समिति, वित्तीय समितियों के अंतर्गत तीन समिति का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले वित्तीय समिति क्या हम पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में। सबसे पहले जो समिति पढ़े थे क्या नाम से था, जल्दी बताओ। प्राक्कलन समिति। क्या था? प्राक्कलन समिति। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। समझ आ पा रहा है? तो ये तीन समिति हमको किस में पढ़ना है? वित्तीय समिति के अंदर। चलो, तो आज कहां से स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ। लोक लेखा जो समिति है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लियर है तक सबका? चलो, लोक लेखा समिति के बारे में देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना होगा। लोक लेखा समिति। चलो, लोक लेखा समिति के बारे में देख लो क्या क्या पॉइंट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जल्दी बताओ। प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति समिति से इसकी तुलना की जाती है, लोक लेखा समिति का। तो प्राक्कलन समिति को और क्या नाम से जानते हैं अगर क्वेश्चन आए? सॉरी, लोक लेखा समिति को और क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है इसको खासकर। ठीक है। लोक लेखा समिति जो होता है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं बोलेंगे तो इसमें कुल होते हैं 22 सदस्य। कितने होते हैं जल्दी बता दो? 22 सदस्य यहां से याद रखना है। जिसमें से अगर हम बात करें, इससे पहले हम जो समिति पढ़े थे उसमें कितने मेंबर होते थे जल्दी बताओ? 30। और पूरे 30 के 30 कहां से? लोकसभा से। समझ आ पा रहा है? प्राक्कलन समिति में। लेकिन लोक लेखा समिति में होता है कितने सदस्य टोटल? 22। और इस 22 में से जो 15 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से होंगे। कहां से होंगे जल्दी बताओ? लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है ना? तो बचा कितना जल्दी बताओ? 7। तो 7 सदस्य जो होंगे कहां से चुने जाएंगे जल्दी बताओ? राज्यसभा से चुने जाते हैं। और वही सेम एकल संक्रमणी पद्धति से इनका भी क्या होगा? निर्वाचन होगा और इस समिति में सदस्य बनते हैं। समझ आ पा रहा है? जितने जो 22 सदस्य होते हैं इनका जो पूरा कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है जल्दी बता दो? 1 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल। और देखो इसमें लोकसभा राज्यसभा पूरे दोनों मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है ना? और इसे एक नाम और देते हैं, जैसे पहला नाम हमको क्या देखने मिल गया था जल्दी बताओ? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। दूसरा इसका नाम और है, इसी को ही बोलते हैं लघु लोकसभा। क्या बोलते हैं? लघु लोकसभा। किसे कहा जाता है अगर क्वेश्चन आए तो आपको बताना है लोक लेखा समिति को ही। क्या नाम से और जानते हैं जल्दी बता दो? लघु लोकसभा के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका? कुल कितने सदस्य होते हैं बता दो? 22। 22 के 22 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष इनका क्या होगा जल्दी बताओ? कार्यकाल। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ हाँ, सेम टाइम में होता है समितियों का चयन, जैसे पिछले बार देखे थे। कहाँ से कब तक होता है? 1 मई से 31 अप्रैल इनका क्या होगा? कार्यकाल। ठीक है। सॉरी, 30 अप्रैल 31 का। चलो, यहां तक क्लियर है सबका? चुनाव कौन सा पद्धति से होता है बोलेंगे तो एकल संक्रमणी पद्धति, इसमें भी आपको बताना है। समझ आ पा रहे हैं? उसी पद्धति से होगा। अब बात आता है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति का एक अध्यक्ष बनेगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है अगर क्वेश्चन है तो इसका अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का क्या बता देंगे? अध्यक्ष इनको क्या करेगा? मनोनीत। लेकिन अब एक नियम बन चुका है, ध्यान देंगे, और यह नियम 1967 से आया है कि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा मनोनीत तो करेगा, लेकिन किसे सदैव मनोनीत किया जाएगा? तो आपको बात करेंगे लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है,
जिसको हम नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेता प्रतिपक्ष। वो लोक लेखा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति में जो भी काम होगा वो पूरा किसके नेतृत्व में होता है? जल्दी बता दो। विपक्ष का जो नेता होता है उसके नेतृत्व में होता है। वर्तमान में विपक्ष का नेता भी कौन है? राहुल गांधी। कौन है? जल्दी बताओ। तो राहुल गांधी लोक लेखा समिति का क्या होगा? अध्यक्ष है, याद रखना है। और यह नियम कब से निकले? जल्दी बता दो। 1967 से। क्योंकि लोक लेखा समिति एक ऐसा समिति होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, और इसमें पक्ष वाले को ही बैठा देंगे तो वो सरकार जैसे बोलेगा वैसे ही काम करेगा, लेकिन विपक्ष वाला बोलेगा तो भाई वो सब देख समझ के काम करेगा, सरकार के नेतृत्व में वो काम नहीं करेगा, वो अपने तरफ से काम करेगा। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए इस समिति के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? जल्दी बता दो। विपक्ष के क्या होते हैं? नेता। हाँ, नहीं, अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। अध्यक्ष तो सदैव वही बनेगा, विपक्ष का नेता ही बनेगा। समझ आ रहा है? लेकिन बाकी जो सदस्य होंगे 22 सदस्य, उनका क्या होगा? आपका निर्वाचन होगा। आ रहा बात समझ में? है ना? और इसमें से जो 7 राज्यसभा से आते हैं ना, इसका कोई रोल नहीं होता है ज्यादा, कि इसको सह सदस्य मानते हैं। क्या मानते हैं? सह सदस्य। क्या मानते हैं? जल्दी बता दो। सह सदस्य माना जाता है। और सह सदस्य मानते हैं, उसके अनुसार यह बताया जाता है कि लोक लेखा समिति जब भी अपना फैसला लेता है तो एक मतदान कराता है। क्या कराता है? मतदान। तो वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या होता है? जल्दी बता दो। सदस्य होते हैं तो सुझाव वगैरह देते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इस समिति के अंदर उनको नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा के जो 15 मेंबर होते हैं ये मतदान करते हैं। यहाँ पास आया बात समझ में? आए ना? तो ये कुछ प्रमुख जानकारी है किस समिति के बारे में। जल्दी बता दो। लोक लेखा समिति के बारे में याद रखना है। क्या क्या नाम से जानते हैं बताओ? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन या लघु लोकसभा बोल सकते हो। कुल मेंबर कितने होते हैं? 22, जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। राज्यसभा के सदस्य को क्या मानते हैं? सह सदस्य। तो मतदान देने का अधिकार है क्या? नहीं है। कार्यकाल कितना होता है इन सबका? 1 वर्ष। अध्यक्ष सदैव कौन होता है? लोकसभा का विपक्ष का नेता। और ऐसा प्रोसेस कब से देखने मिला है? 1967 से हमको देखने मिला है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हम देखते हैं जो लोक लेखा समिति होता है उसके बारे में कुछ जानकारी और है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा जो समिति होता है उसका काम हम देखते हैं कि क्या क्या इसका कार्य होता है। ठीक है ना? तो लोक लेखा समिति का अगर हम कार्यों की चर्चा करें तो 3 कार्य आपको अच्छे से याद रखना है इसका, जो एग्जाम में पूछा जाता है लोक लेखा समिति के बारे में। कितना काम बता दो? 3 काम। जिसमें सबसे पहला काम इनका ये होता है कि जो कैग होता है, क्या बता दो? कैग। कैग एक संवैधानिक पद होता है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के बारे में। समझ आ पा रहा है? तो कैग का काम क्या होता है कि देश में जितना भी आय हुआ है देश के फंड में, समझ आ रहा है, जितना भी व्यय हुआ है उस पूरे का ऑडिट करके संसद में प्रस्तुत करता है। समझ आ पा रहा है? तो कैग एक प्रकार का भारत सरकार का पूरा लेखा जोखा बनाता है, हिसाब किताब। समझ आ रहा है? और हिसाब किताब सही है या गलत है, सही तरीके से हुआ है या नहीं, उसकी एक जांच होता है। तो उसकी जांच के लिए तो पहले इसको कैग के जो रिपोर्ट आता है उसको सदन में पेश करेंगे, फिर सदन में इस कैग का जो रिपोर्ट होता है उसकी जांच के लिए इसको भेजा जाता है, लोक लेखा समिति के पास भेजते हैं कि जो भी कार्य हुआ है आय व्यय का वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच करने के लिए। तो लोक लेखा समिति उसकी क्या करता है? जांच। तो हम बोल सकते हैं कैग के द्वारा जो रिपोर्ट भेजा जाता है उसकी इस समिति के द्वारा क्या की जाती है? जल्दी बता दो। जांच की जाती है। ये आपको याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? दूसरा चीज, जितना भी देखो एक कैग का रिपोर्ट आता है, दूसरा एक रिपोर्ट ये होता है कि जितने भी विभाग होते हैं हर विभाग अपना अपना एक रिपोर्ट भेजता है कि हम लोग कितना कितना पैसा खर्चा किए हैं। समझ आ पा रहे हैं? क्योंकि इनकम तो इनकम टैक्स से ही आएगा या किसी प्रकार के आय से ही आएगा। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं वो अपना खर्चा भेजते हैं कि इस चीज में इतना खर्चा हो गया। समझ आ रहा है? तो हर विभाग का एक खर्चा वाला रिपोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं व्यय रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? व्यय रिपोर्ट। कि हर विभाग अपना अपना खर्चा को लिख के देगा कि हम इतना इतना खर्चा किए हैं, और फिर इससे मैच करेगा कि सही है कि नहीं, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है?
तो व्यय रिपोर्ट के भी की क्या करते हैं, जल्दी बता दो, जांच, कि सही ढंग से जिस पे खर्चा किया गया वो सही है कि नहीं है, कि कैसे भी लिख तो नहीं दिए, कि जबरदस्ती खर्चा हुआ नहीं, जबरदस्ती तो नहीं लिख दिए। तो ये सब का भी पूरा जांच होता है। किस समिति इसकी जांच करता है? लोक लेखा समिति का वही काम है, वो बैठ के, समझ आ पा रहा है। और जब पूरा जांच होगा तब उसमें अध्यक्ष साइन करेगा, हाँ सही है करके। और जांच गलत पाया गया तो फिर उसमें बहस चलता है, समझ आ पा रहा है। इसलिए विपक्ष के नेता को क्यों बैठाया गया, कि सही तरीके से जो खर्चा हुआ उसको बताए, और पक्ष वाले को ही बैठा दिए तो सरकार जो लिख के दे दिया उसी में साइन कर देगा, हो गया भाई सही है करके। इसलिए इसका अध्यक्ष हमेशा किसको बनाएंगे? विपक्ष वाले को ही बनाएंगे, समझ आ पा रहा है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना। इसके अलावा जैसे कि संसद के द्वारा, किसी की तरफ बता दो, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त अन्य धनराशि के व्यय की क्या करती है, लोग जांच करते हैं। मतलब और किस प्रकार का व्यय की जांच करेंगे? जैसे संसद जितना लिख के दे दिया बजट में, उतना पैसा तो गवर्नमेंट को मिल गया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि उनको कभी पैसा दिया गया हो खर्चे के लिए, तो उसकी भी क्या होगा, जांच होगा। तो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ से आया है, ये पूरी जांच कौन सी समिति करता है? लोक लेखा समिति। पूरा हिसाब किताब लिख के कौन देगा? कैग। इसकी पूरी जांच करेगा। हर विभाग कितना कितना खर्चा किए हैं उसकी जांच करेगा। संसद कितना पैसा अप्रूवल दिया है, समझ आ पा रहा है, उसकी भी लोग क्या करेंगे, जल्दी बता दो, जांच। समझ आ पा रहा है। तो संसद और प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त भी कोई धनराशि कर जाता है यहाँ से, तो भी उसकी पूरी क्या करेंगे, जांच। तो पूरा व्यय रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करता है, जल्दी बता दो? तो लोक लेखा समिति करता है। तो ये हो गया हमारा लोक लेखा समिति क्या है और उनका काम क्या होता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो। तीसरी नंबर की जो हमारी वित्तीय समिति है उसका नाम बता दो जल्दी से, क्या होता है, जल्दी बताओ? सरकारी उपक्रम, सरकारी उपक्रम समिति। चलो अब इसके बारे में देखते हैं कि सरकारी उपक्रम समिति जो होता है इसको लेके क्या क्या पहलू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो सरकारी उपक्रम समिति जो है ये किसके सिफारिश पर ऐसा प्रावधान हुआ था, ठीक है ना। तो सरकारी उपक्रम समिति कब आया है, तो ये इसका निर्माण हुआ था 1963 में। कब से यह समिति चल रहा है, जल्दी बता दो? 1963 से समिति चल रहा है। और इसका निर्माण या स्थापना के लिए किसने सिफारिश किया था? तो समिति का नाम है कृष्ण मेनन समिति। क्या बताओगे? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति की व्यवस्था की गई थी, जल्दी बताओ? सरकारी उपक्रम समिति की क्या की गई थी व्यवस्था, और यह कब का बात है, जल्दी बताओ? 1963 में ऐसा है, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। कुल कितने मेंबर होते हैं बता देंगे, तो इसमें भी होते हैं 22 सदस्य। कितने होते हैं? 22। 22 और किसमें होते हैं? लोक लेखा समिति में भी कितने होते हैं? 22, है ना। और प्राकलन समिति में 30। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति का नाम पूछे तो प्राकलन समिति का नाम बताते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ? सेम वही प्रोसेस यहां भी करते हैं कि 22 में से 15 कहां से आएंगे? लोकसभा से। और 7 कहां से आएंगे? राज्यसभा से। ये याद रहेगा सबको। तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल मेंबर कितने होते हैं? 22। और 15 कहां से? लोकसभा। और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा। लेकिन इस समय लोग सह सदस्य नहीं होते हैं, समझ आ पा रहे हैं। सह सदस्य कहां होते हैं बता दो? लोक लेखा में, बस। समझ आ पा रहे हैं। एक चीज ये होता है कि 22 के जो 22 सदस्य होंगे इसमें से ध्यान ये रखा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, क्या बनाया गया है, तो इसमें वो नहीं भाग ले सकता, इस समिति में नहीं आ सकता है। तो कौन सी समिति में कोई भी मंत्री भाग नहीं ले सकता है बोलेंगे, तो क्या बताओगे? सरकारी उपक्रम समिति। देखो सरकारी उपक्रम का मतलब क्या होता है, सरकार के जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने विभाग हैं, वो सबको हम क्या बोलते हैं? सरकारी उपक्रम। बीएसपी क्या है? गवर्नमेंट सरकारी उपक्रम है। समझ आ पा रहा है? आ रहा समझ में? जैसे बीएसपी हो गया अपने यहाँ का, ठीक है ना, एनएमडीसी हो गया, ठीक है ना, और कोरबा में जैसे बाल्को हो गया, सब क्या है? सरकारी उपक्रम। अब जितने भी सरकारी उपक्रम होते हैं वो जिस विभाग के अंदर आएंगे उसका जो मंत्री होगा उसी को पूरा वही संभालेगा, है ना।
और मंत्री को ही इसका मेंबर बना दिया तो अपने हिसाब से काम कर लेगा वो तो। इसलिए कोई भी मंत्री को इसका सदस्य बनाएंगे क्या, तो नहीं बनाते, इसका याद रखना है। क्लियर सबका। और जितने के जितने 22 के 22 सदस्य जो होते हैं उन सभी का कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल सेम होता है सबका, कितना होता है, 1 वर्ष। ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष किनके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा, लोकसभा का क्या बता देंगे, अध्यक्ष के द्वारा ही इस समिति में अध्यक्ष को मनोनीत किया जाएगा। वो किसी भी बना सकता है इन सदस्यों में से। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को नियुक्ति या मनोनीत कौन करता है बोलेंगे तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इस समिति में अध्यक्ष को क्या करता है, मनोनीत करता है। क्लियर है सबका यहाँ तक, हाँ है ना। अब देखते हैं सरकारी उपक्रम समिति का काम क्या होता है, सिंपल सा। तो देखो जितने भी गवर्नमेंट के इंडस्ट्री हैं, सरकारी उपक्रम जो है उनका रिपोर्ट आता है, उसकी पूरी जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी उपक्रमों के जितने भी प्रतिवेदन आते हैं उसकी पूरी क्या करेंगे, जांच। और यदि कैग के द्वारा कुछ रिपोर्ट भेजा गया है और उस रिपोर्ट में सरकारी उपक्रम के संबंध में जितने भी पहलू हैं उसकी जांच अलग से और करेगा। समझ आ पा रहा है। तो पहला क्या बताओगे, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की पूरी जांच करेगा, ऑडिट करेगा। समझ आ पा रहा है। साथ ही साथ कैग के द्वारा भी यदि कुछ प्रतिवेदन भेजा गया है उसकी भी जांच इनको करवाते हैं। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो कैग के रिपोर्ट की जांच एक तो लोक लेखा समिति में भी होगा आय व्यय को लेकर, और सरकारी उपक्रम को लेकर भी जांच होता है। किस समिति के द्वारा, सरकारी उपक्रम समिति ऐसा करता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये जानकारी होगा किसके बारे में, जल्दी बताओ, सरकारी उपक्रम समिति के बारे में हो गया। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। किसके सिफारिश पर ऐसा लाया गया था, जल्दी बताओ, कृष्ण मेनन समिति। कितने मेंबर होते हैं, कोई मंत्री यहां मेंबर होगा क्या, नहीं। कार्यकाल कितना, अध्यक्ष को मनोनीत कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या क्या काम करते हैं, तो सब सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों की जांच और कैग के प्रतिवेदनों की जांच, इनका ये काम होता है। समझ आ पा रहे हैं, है ना। कुछ जानकारी याद रखना, जैसे कि जितने भी वित्तीय समिति होते हैं, क्या तो बता दो, तो वित्तीय समिति किस प्रकार के समिति में गिना जाता है, तो इनको हम बोलते हैं स्थायी समिति। क्या बोलते हैं, स्थायी समिति के नाम से जानते हैं। याद रहेगा सबको। तो वित्तीय समिति किस प्रकार की समिति होता है, जल्दी बता दो, स्थायी समिति होता है, जिनका गठन हमेशा कितने वर्ष के लिए करते हैं, 1 वर्ष के लिए इनका क्या करते हैं, गठन किया जाता है। और इस समिति, वित्तीय समिति का गठन कौन करता है, तो समिति का गठन अगर क्वेश्चन है कभी भी तो आपको टिक लगाना है, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या बताना है, लोकसभा का क्या, जल्दी बता देंगे, अध्यक्ष ही वित्तीय समितियों का गठन करता है और उन समितियों में अध्यक्ष को मनोनीत करता है। समझ आ पा रहा है। लेकिन एक नियम हम देखें, विपक्ष के नेता को हमेशा किसमें मनोनीत करेंगे, विपक्ष का नेता किसका अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का। समझ आ पा रहा है। और स्टार्टिंग में देखे थे अपन प्राक्कलन समिति, अगर उसमें उपाध्यक्ष ही चले गया तो अध्यक्ष मनोनीत ये नहीं करेगा। समझ आ पा रहा है। तो उस चीज को भी आपको समझना है। और लास्ट वाले में किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन मंत्री वगैरह को नहीं बना सकते क्योंकि मेंबर वो होते ही नहीं है। आया बात समझ में, हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो ये दो खास बातें हैं। वित्तीय समिति क्या होती, जल्दी बता दो, स्थायी समिति जिसका गठन प्रत्येक वर्ष किनके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सबके यहाँ तक, है ना। तो वित्तीय समिति स्थायी समिति के अंदर आता है। और एक होता है आपका अस्थायी समिति। क्या होता है, जल्दी बताओ, अस्थायी समिति। तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, स्थायी समिति सबको क्लियर है कि संसद में किसे स्थायी समिति कहते हैं, तो वित्तीय समिति ही क्या होता है, स्थायी समिति। अब हम देखते हैं अस्थायी समिति क्या होता है। अस्थायी समिति, चलो, अस्थायी समिति के अंतर्गत हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं यहां से। अस्थायी समिति के अंदर 2 पॉइंट पढ़ा जाता है, जिसमें से एक हम जिसको हम बोलते हैं प्रवर समिति। क्या बोलते हैं, प्रवर समिति, है ना।
और एक होता है आपका अस्थाई संसदीय समिति। संसदीय समिति। तो ये दो अस्थायी समिति के अंदर दो टाइप के समिति के नाम आते हैं। एक क्या बताओगे? प्रवर समिति, और दूसरा आपको नाम क्या मिलेगा हेडिंग में? अस्थायी संसदीय समिति करके। तो दोनों होते क्या है, जैसे हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जल्दी बताओ। प्रवर समिति क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रवर समिति को लेके जैसे कि क्वेश्चन आपको बनेगा, तो प्रवर समिति के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है प्रवर समिति के बारे में, तो प्रवर समिति जो होता है ये किसी भी विधेयक की जांच करता है। जैसे कि लोकसभा के अंदर कुछ विधेयक आया और उस विधेयक की यदि हमको जांच करवाना है, तो जिस टॉपिक को लेके विधेयक हम लाते हैं उसी टॉपिक को लेके एक समिति बना देंगे कि इस विधेयक की पूरी जांच करिए, और जांच करने के बाद फिर सदन में रखना है। समझ आ पा रहा है ना। तो प्रवर समिति क्या होता है जल्दी बता दो। ये अस्थायी है, मतलब जब कुछ विधेयक आया तब गठन किए, काम खत्म हुआ, समिति हट गया। लेकिन स्थायी समिति पूरे 1 साल तक रहेगा और हर साल फिर बनेगा, सदस्यों का हर साल चुनाव होगा। तो वित्तीय समिति सदैव रहते हैं, लेकिन प्रवर समिति जरूरत पड़ने पर ही रहेगा। कुछ विशेष विधेयक आया तो उसकी जांच करवाने के लिए उसके लिए एक समिति बनाएंगे अलग से, और उस समिति का नाम देंगे। तो उन सब समिति क्या बोलते हैं? प्रवर समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रवर समिति किसकी जांच करता है जल्दी बताओ? विधेयक की जांच करने के लिए होता है। समझ आ पा रहे हैं? अगर मान लो कुछ विधेयक आता है राज्यसभा में, किसमें आता है जल्दी बता दो। तो राज्यसभा में अगर विधेयक आता है तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए जो प्रवर समिति जो होगा, ठीक है ना, तो इनके लिए जो प्रवर समिति जो होते हैं वो उनके लिए 30 सदस्य को नियुक्ति किया जाएगा प्रवर समिति में कि विधेयक की जांच कीजिए ऐसे करके। तो राज्यसभा के प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। वैसे मान लो कि विधेयक को लाया गया है लोकसभा में, कहां लाया गया जल्दी बताओ। तो लोकसभा में उस विधेयक की जांच करने के लिए फिर से एक प्रवर समिति बनेगा, उनके लिए लोकसभा के लिए पर्सनल। समझ आ पा रहा है? तो यहां भी 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं जल्दी बताओ? 30। चाहे राज्यसभा का प्रवर समिति हो चाहे लोकसभा का प्रवर समिति हो, कितने सदस्य होते हैं? 30। लेकिन कभी कभी बोलते हैं भाई ये विधेयक तो यहां से पारित होकर वहां जाएगा या वहां से पारित होकर यहां जाएगा, तो एक काम करते हैं दोनों को मिल के एक ही तो प्रवर समिति क्यों ना बना लेते हैं। तो उसको बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रवर समिति के नाम से जानते हैं। तो इसमें अब कितने मेंबर होंगे? तो इसमें होते हैं 45। कितने होंगे जल्दी बता दो? 45 होंगे। 30 आएगा लोकसभा से और 15 आएगा राज्यसभा से, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 45। आया बात समझ में? आया ना, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा सदस्य होते हैं तो 30 लोग, राज्यसभा में कम सदस्य होते तो 15 लोग। तो तीनों में से आपको यहां ध्यान रखना है। प्रवर समिति का काम क्या होता है? विधेयक की जांच करना। अलग अलग पर्सनल भी कर सकते हैं, मिल के भी कर सकते हैं। पर्सनल किए हैं तो कितने कितने मेंबर? 30-30, और मिल के किए हैं तो 45 मेंबर इस समिति में होते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं जल्दी बताओ। हाँ हाँ, वो ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया कि मंत्री आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है, ठीक है ना। अब उस विधेयक का हो सकता है विभागीय मंत्री भी हो सकता है। क्या जांच करवाना है? विधेयक मतलब कुछ कानून लाना है उसको लेके है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? लेकिन एक होता है अस्थायी संसदीय समिति, ये क्या होता है, और प्रवर समिति क्या होता है। ये समिति का इस प्रकार के समिति का गठन तब करते हैं जब देश में किसी प्रकार का घोटाला होता है, तो घोटालों की जांच करने के लिए अस्थायी संसदीय समिति बनाया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो ये क्या होता है जल्दी बता दो, किसकी जांच करने के लिए? घोटालों की जांच। घोटालों की जांच करने के लिए कौन सा समिति बनता है जल्दी बता दो? अस्थायी संसदीय समिति बनेगा जो घोटालों की जांच करता है। जैसे कि उर्वरक मूल्य निर्धारण वाला कुछ जांच करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा आपका क्या बैंकिंग लेन देन के लिए कुछ समिति बना था जांच के लिए। ऐसे बहुत सारे लिस्ट होते हैं। समझ आ पा रहा है? और जैसे कि शेयर बाजार घोटाला के लिए जांच है, 2G स्पेक्ट्रम मामला आया था, ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से घोटालों की जांच करने के लिए क्या होता है जल्दी बता दो? अस्थायी संसदीय समिति बनाते हैं, घोटालों की जांच करेंगे, सही चीज को बताएंगे, फिर ये समिति काम खत्म हो जाता है। आ रहा बात समझ में? है ना। तो सदस्य जो समिति जो होते हैं आपके होते हैं दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी।
स्थाई में पूरा किसको रखते हैं? वित्तीय समितियों को। और अस्थाई में दो ठो को रखेंगे। पहला प्रवर समिति, अस्थाई संसदीय समिति। प्रवर समिति क्या होते हैं? विधेयक की जांच। और अस्थाई संसदीय समिति क्या होते हैं? घोटालों की जांच करते हैं। देश में अगर कुछ घोटाला होता है तो उसकी जांच के लिए इसको बनाया जाता है। समझ आ पा रहे हैं यहां तक सबको? है ना? चलो, तो ये हम मुख्य समितियों के बारे में इतना आपको याद रखना है। क्लियर सबका? चलो, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा संसद की दैनिक क्रियाएं। संसद की क्या बता दो? दैनिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें हमको क्या क्या समझना है। तो संसद के अंदर दिन भर में होता क्या है उसको हम समझने के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जो टॉपिक का नाम क्या है जल्दी बता दो? संसद की कौन सी क्रियाएं? दैनिक क्रियाएं क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो संसद की जो दैनिक क्रिया है इसके अंतर्गत हम टोटल 4 चीजों को पढ़ते हैं। होते 4 चीज है, पढ़ा 3 ही चीज को जाता है। समझ आ पा रहा है? जैसे कि सबसे पहला जो समय होता है संसद का, जब कार्यवाही चालू होता है, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले जो समय को हम बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है? प्रश्नकाल जैसे खत्म होता है तो उसके बाद चालू हो जाता है शून्यकाल। कौन सा काल? शून्य काल। ठीक है, शून्य काल जब खत्म होता है तब थोड़ा ब्रेक लेते हैं जिसको हम लंच बोलते हैं। वहां क्या बोलेंगे? लंच। ठीक है, उसके बाद जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। या उसके बाद का जो समय को हम बोलते हैं चर्चा हो गया, बहस हो गया, इस टाइप का पूरा चीज वहां चलता है। प्रक्रिया, चर्चा या बहस। तो प्रश्न काल का जो अभी जो समय है, समय में परिवर्तन आगे हो सकता है। अभी जो लगता है उसको मैं लिख देता हूं, ये लगता है 11 से 12। क्या बता दोगे? 11 बजे से चालू हो जाता है संसद की कार्यवाही। समझ आ रहा है? तो प्रश्न काल का समय क्या है जल्दी बता दो? 11 से 12 जो होता है संसद में सब बैठते हैं, उस समय के काल का नाम क्या है? प्रश्न काल। उसके बाद होता है शून्य काल। शून्य काल का जस्ट प्रश्न काल के बाद का जो 1 घंटा होगा सदैव वो हमेशा शून्य काल होता है। तो 12 से क्या बता दोगे? 1 बजे तक क्या होता है? शून्य काल। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक का समय को क्या बोलते हैं? लंच। और उसके बाद 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक, 2 से कहाँ तक आपका? 6 बजे तक पूरा चर्चा बहस वगैरह चलता है लंबे समय तक। समझ आ पा रहा है ना? तो संसद की जो दैनिक क्रियाएं होती है उसमें कौन कौन से काल देखने मिलते हैं पहला बता दो? प्रश्न काल, दूसरा शून्य काल, तीसरा लंच, चौथा में प्रक्रिया, चर्चा या बहस। समय याद रहेगा? चलो, प्रश्न काल का समय बता दो? 11 से 12। शून्य काल का 12 से 1। लंच 1 से 2। और चर्चा, प्रक्रिया, बहस सब 2 से 6। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं प्रश्न काल में क्या होता है। कौन से काल में? चलो, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि प्रश्न काल में होगा क्या। जल्दी बताओ, एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे। हाँ, मंत्रियों से ही प्रश्न पूछ सकते हो, किसी से थोड़ी नहीं पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है? तो जिस विभाग का क्वेश्चन होगा उस विभाग से पूछेंगे। तो प्रश्न काल का समय क्या होता है? 11 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में क्या होगा इसमें हम दो देख लेते हैं। जैसे एक तरफ विभागीय मंत्री लोग होंगे और एक तरफ होते हैं संसद के सदस्य जिसको हम सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद। तो सांसद अपने अपना खड़े होकर, जैसे कि अध्यक्ष बैठे रहेगा, नाम लेता है कि किनको लाइन से जो सीक्वेंस आया रहता है उनके पास, उसके हिसाब से वो नाम लेता है कि नाम लेगा कि ये वाले सांसद प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसा करके। ठीक है ना? तो सदस्य खड़ा होगा और प्रश्न पूछेगा जिस विभाग का मंत्री उससे, तो मंत्री फिर खड़े होकर उसका जवाब देगा। तो ये पूरा काम चलता है कौन से काल में जल्दी बताओ? प्रश्न काल में ही होगा। सदस्य प्रश्न पूछेगा और उसका आंसर कौन देगा? मंत्री उसका क्या देता है? आंसर। क्लियर सबका? हाँ है ना? अब जब सदस्य जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न का अलग अलग कैटेगरी होता है। प्रश्न अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे कि एक पहला प्रश्न होता है जिसको हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न बोलते हैं? तारांकित करके प्रश्न होता है। दूसरा होता है जिसको अपन अतारांकित भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है जल्दी बताओ? अतारांकित प्रश्न पूछते हैं।
और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। तो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सदस्यों के द्वारा। आ रहा बात समझ में? पहला कौन सा जल्दी बता दो? तारांकित प्रश्न होता है, दूसरा अतारांकित है, और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न होता है। जैसे मान लो कि तारांकित प्रश्न पूछे, कोई भी सदस्य जो है किसी भी मंत्री से किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है? तारांकित क्वेश्चन। तो तारांकित क्वेश्चन इसका मतलब यह है कि जब मंत्री उसका आंसर देगा इस मेंबर को, इस सदस्य को, तो वो मौखिक देगा। क्या देगा आपका? मौखिक उसको बता देगा भाई ऐसा ऐसा मामला है करके, और मौखिक बताने के बाद उसको शांत होना है। समझ आ पा रहा है? तो तारांकित प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर सदैव कैसे देते जल्दी बता दो? मौखिक रूप से देते हैं। अब मौखिक रूप से दे रहा है लेकिन समझ नहीं आया, एक बार बताया तो दोबारा भी पूछ सकता है। समझ आ रहा ना? तो फिर से मतलब उसको जब समझ में नहीं आ जाता है तो वापिस वह सदस्य उस मंत्री को प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना? उसका स्पष्टीकरण के लिए कि और अच्छे से। तो उस अगर मान लो कि स्पष्टीकरण के लिए फिर से वही प्रश्न दोबारा पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न। क्या बोलते हैं? अनुपूरक। तो ये अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? कभी क्वेश्चन है तो क्या बताओगे? अनुपूरक प्रश्न किसको बोलते हैं जल्दी बता दो? अनुपूरक प्रश्न किसे कहते हैं जल्दी बताओ? जैसे कोई सदस्य कुछ प्रश्न पूछे तो पूरा स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न बोलते हैं, पुनः स्पष्टीकरण के लिए। और ऐसा कितने बार पूछ कर सकते हैं? तो 5 बार। कितना बार कर सकते हैं? अब बार बार पूछ रहे हैं तो मना कर देंगे। अधिकतम कितने बार पूछ सकते हैं? 5 बार तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किया, आंसर का स्पष्टीकरण के लिए बार बार, और उसको उसी टॉपिक को लेके फिर 5 बार क्वेश्चन कर सकता है। समझ आ पा रहे हैं? तो अनुपूरक प्रश्न 5 बार पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन आता है किन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं? तो तारांकित प्रश्नों के ही क्या पूछे जा सकते हैं? अनुपूरक, क्योंकि मौखिक रूप से होता है करके। आ रहा समझ में? अगर मान लो सदस्य जो है क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन वो मौखिक रूप से आंसर नहीं चाहता, अगर उसको आंसर चाहिए लिखित रूप में, कैसे चाहिए जल्दी बता दो? जो क्वेश्चन किया है उसका उसको आंसर कैसे चाहिए? लिखित रूप में वो आंसर दे, ऐसा वो चाहता है। तो उनको अतारांकित प्रश्न पूछना होता है। क्या पूछना होता है? अतारांकित। और अतारांकित प्रश्नों का अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो एक बार जो लिख के दे दिया उसका आंसर मिल गया। समझ आ पा रहा है? लेकिन मौखिक रूप से ऐसे बोल रहे तो समझ में तुरंत आता नहीं है, तो स्पष्टीकरण के लिए फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन दोनों में से तारांकित हो या अतारांकित हो, किसका हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं बोलेंगे तो? तारांकित का, क्योंकि ये कैसा होता है? मौखिक जवाब होता है। और अतारांकित क्या होता है? लिखित जवाब है। तो लिखित वाले का अनुपूरक प्रश्न नहीं आ सकता, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं, तो वो नहीं आ सकता। समझ आ पा रहा है ना? चलो, तीसरा जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। क्या होता है? पहले से आप क्या करोगे? अध्यक्ष को बता दी रहोगे। मतलब आपको 10 दिन पहले, लगभग कितना बता दो, 10 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि मैं ये वाला प्रश्न पूछूंगा। तो मंत्री लोग पूरा तैयारी करके आएंगे। समझ आ पा रहा है? तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न बोलेंगे। कितना दिन पहले? जब जल्दी बताओ। 10 दिन पहले हम पूरा बताएंगे भाई इस प्रकार का क्वेश्चन करने चाहते हैं, तो इसलिए 10 दिन पहले बता देंगे ताकि जो मंत्री है, विभागीय मंत्री, उसका पूरा बना के लाए और हमको बताए। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या नाम से जानते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलेंगे? अल्प सूचना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कहाँ जल्दी बता दो? प्रश्न काल के अंतर्गत। तो प्रश्न काल कब से कब तक होता है? 11 से 12। इस बीच में क्या होगा? तो सदस्य मंत्री को क्या कर सकता है? प्रश्न। प्रश्न कितने टाइप का कर सकता है? 3 टाइप का। पहला तारांकित वाला, दूसरा अतारांकित, और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न कैसा होता है? मौखिक। ठीक है ना? अतारांकित लिखित। और अल्प सूचना प्रश्न की विशेषता 10 दिन पहले, 10 है ना, 10 दिन पहले सूचना देकर पूछा गया प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न बोलते हैं। किसका अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तारांकित वाले का क्या पूछ सकते हैं? अल्प अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा काल जल्दी बताओ? प्रश्न काल। ठीक है। चलो, प्रश्न काल के बाद दूसरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य काल। चलो, शून्य काल के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। शून्य काल का समय सबको याद है? बताओ जल्दी।
12 से 1, ठीक है ना, ये वर्तमान में। लेकिन नियम ये कहता है कि प्रश्न काल के बाद का 1 घंटा सदैव शून्य काल ही होगा। अगर प्रश्न काल का समय बदल गया तो शून्य काल ही बदल जाएगा। आ रहा समझ में? तो शून्य काल का समय किस पे निर्भर करता है? प्रश्न काल पर। प्रश्न काल जब भी रखो उसके बाद का 1 घंटा क्या होगा? शून्य काल होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। और शून्य काल, इसका क्वेश्चन आता है, शून्य काल का नामकरण कैसे हुआ? नामकरण, या नामकरण कब और किसने रखा? तो 1962 का बात है। 1962 में जो प्रेस होते हैं, प्रेस मतलब जो मीडिया होते हैं, ठीक है ना, तो मीडिया के द्वारा ऐसी बोलचाल में इसको, जैसे कि 12 बजे को हम क्या बोलते हैं? शून्य शून्य लिखते हैं क्या? 12 को हम क्या बोलते हैं? शून्य शून्य। तो इसलिए शून्य शून्य होने के कारण मीडिया या प्रेस के द्वारा इसको क्या नाम दे दिया गया? शून्य काल बोल दिए। तो नाम इसीलिए पड़ा। प्रश्न पूछते थे तो प्रश्न वाला था, लेकिन ये क्या चीज था? तो इस समय के आधार पर इसका नाम हुआ है। 12 बजे से चालू होता है और 12 को क्या लिखते हैं? शून्य शून्य। इसलिए क्या नाम दे दिए इन लोग? शून्य काल करके लिख दिए कि शून्य काल में आज ऐसा हुआ, ऐसा करके। तो ये सब जो नाम किसके द्वारा दिया गया? मीडिया के द्वारा। आ रहा बात समझ में? है ना? और शून्य काल के अंदर क्या चीज के बारे में, जैसे क्या होता है शून्य काल में, तो अपन इसमें अगर हम देखते हैं प्रश्न काल में, तो प्रश्न काल में जिसके मन में जो जो क्वेश्चन है उसको कर सकते हो भाई। समझ आ पा रहे हो? लेकिन अगर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, प्रश्न काल में जो भी क्वेश्चन आया है पूरा उसका सवाल जवाब होता है। लेकिन 1 घंटा ऐसा रखा जाता है शून्य काल का जो अविलंबनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अविलंबनीय। लोक महत्व का मामला, लोक महत्व यदि कुछ मामला से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम शून्य काल में पूछते हैं। और शून्य काल में जो अविलंबनीय लोक महत्व का जो मामला होता है उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। तुरंत इसमें क्या होता है? कार्यवाही होता है। प्रश्न काल में क्या होगा? चलो ना, कल नहीं पता तो कल बता देंगे, या जैसे भी है उसका जवाब बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन ये एक शून्य काल में जो क्वेश्चन आ गया वो कैस दो चीज से संबंधित होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? अविलंबनीय लोक महत्व का मामला होना चाहिए, तब उसको ला सकते हैं जिसका ठीक है ना। और अविलंबनीय इसका मतलब क्या है? उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत उस पर रिजल्ट आना चाहिए। तो ऐसे सब क्वेश्चनों को किस में उठाया जाता है? शून्य काल में उठाएंगे। प्रश्न काल में इसको नहीं लाएंगे। प्रश्न काल में तो प्रश्न हो, क्वेश्चन आंसर होते रहता है। लेकिन शून्य काल में जो आएगा, हाँ, वो अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। क्योंकि अध्यक्ष को भी पता नहीं कि ये वाला तुरंत हो सकता है, तो उन लोग अलग अलग समय बांध देते हैं कि इसको शून्य काल में पूछेंगे, इसको प्रश्न काल में। क्योंकि वही उसी के द्वारा तो ही नाम लिया जाएगा ना, अध्यक्ष के द्वारा ही। तो शून्य काल में नाम आया मतलब समझ जाना कि वो क्या है? अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है और सदस्य उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अध्यक्ष किस में पूछेगा? अध्यक्ष किस में बोलवाएगा? शून्य काल के अंदर उसको बोलेगा कि जिसको भी क्वेश्चन करना है कर सकते हो इस टाइप का। आया बात समझ में? क्लियर है सबका? चलो, अब लंच वंच को तो लिखने का आवश्यकता नहीं है क्या कि क्या खाते वाते नहीं बताना है क्या? नहीं। चलो अब हम किस में आते हैं जल्दी बता दो। प्रक्रिया, चर्चा, या क्या लिख सकते हैं? बहस। इस समय अब देख लो, जो चीज प्रश्न काल में नहीं आया है, जो चीज शून्य काल में नहीं आया है, वो सब चीज किस में आएगा? प्रक्रिया, चर्चा, बहस वाले समय में आएगा, जिसका समय कितना होता है? 2 से 6 के बीच में। आए समझ में? और इस समय बहुत सारे काम किए जा सकते हैं अलग अलग, जैसे प्रश्न करना, ये सब प्रश्न काल शून्य काल में होगा। लेकिन उसके अलावा कुछ प्रस्ताव लाना है या कोई भी और कुछ काम करना है तो वो सब काम 2 से 6 में वाले में होता है। समझ आ पा रहा है? अब इस समय बहुत सारे जैसे प्रस्ताव लाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं वो चर्चा, प्रक्रिया, बहस वाले समय में लाए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मान लो कभी राष्ट्रपति भाषण दिया, अब भाषण को प्रश्न काल शून्य काल में नहीं करवाएंगे, इसी टाइम में करवाएंगे ना। तो बहस, भाषण दिया तो भाषण के जस्ट बाद एक प्रस्ताव लाते हैं, तो उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या बोलते हैं?
तो इस टाइप की जो चीजें मैं बता रहा हूँ केवल एक समझाना चाहता हूँ कि जो प्रश्न काल शून्य काल में नहीं आएगा तो किस में आएगा, चर्चा बहस वाले में। और उसमें इस टाइप की चीजें आती हैं, जैसे कोई किसी प्रकार का प्रस्ताव लाना है, किसी प्रकार के प्रस्ताव पर सुझाव चाहना है, तो सब बहस करेंगे इस मामले पे। समझ आ रहा ना। तो ये सब उस समय क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, कुछ प्रस्ताव लाएंगे उस पर बहस चर्चा ये सब होता है, क्या सही क्या गलत है ऐसा करके। समझ आ पा रहा है। तो धन्यवाद प्रस्ताव हमेशा इसी बीच में लाया जाएगा। समझ आ रहा है। कुछ कुछ और प्रस्ताव लिख देता हूं जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे निंदा प्रस्ताव होता है। तो ये सब जो प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव। तो इस सब की जो चीजें हैं सब चर्चा बहस वाले माना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है विश्वास प्रस्ताव। क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव। आ रहा बात समझ में आता है। तो फिर से एक बार देख लो क्या क्या लिखा हूं यहाँ पास में। पहला क्या लिखा हूं, धन्यवाद प्रस्ताव, उसके बाद निंदा प्रस्ताव, और क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, चौथा क्या है, विश्वास प्रस्ताव, और एक और लिखता हूं यहाँ पास, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो इस टाइप के प्रस्तावों को याद रखना है। जैसे एक होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो ऐसे कई प्रकार के हैं, जैसे कि अपन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ समझना है। समझ आ पा रहा है सबके यहाँ तक, देख लो। तो कौन कौन सा प्रस्ताव हमको ध्यान रखना है यहाँ पास, जो चर्चा बहस वाले में आता है इंपॉर्टेंट में, कौन कौन सा, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, और कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है। तो ये सब पूरा इसी टाइम में होगा, ठीक है ना। तो ये सब की चर्चा हम कल करेंगे, आज समय हो गया है, ठीक है ना। तो कल यहीं से आगे बढ़ेंगे और इस संसद का लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम कल ही के क्लास में पढ़ेंगे अनुच्छेद क्रमांक 123 तक। हो गया है क्या। तो कल कहाँ से आगे देखेंगे, 124 से। और 124 जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या है जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 124 से। तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है, फिर सीधा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको करेंगे। समझ आ पा रहा है। तो आज के क्लास में देख लो हम लोग क्या क्या चीज को पूरा समझे हैं। तो आज हम पूरा पढ़े किसके बारे में जल्दी बता दो, संसद की वित्तीय समिति क्या होता है उन सभी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं, दूसरा टॉपिक पढ़े इसके अंतर्गत, संसद की दैनिक क्रियाएं क्या होती है उसके बारे में, जिसमें प्रश्न काल क्या है, शून्य काल क्या है, उसको समझ चुके हैं। कल किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रक्रिया चर्चा बहस के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा उसके बारे में। क्लियर सबका। चलो बाकी कल करते हैं ना इसमें।